नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश निवेशक शिखर सम्मेलन के परिवर्तन समारोह में हुए शामिल 80,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। झारखंड में शेल कंपनी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिजनों से जुड़े खनन पट्टा मामले में उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित। झारखंड में आदिवासियों की जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने वाले सीएनटी और एसपीटी कानून में संशोधन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। और झारखंड में अगले 3-4 दिनों तक उमस भरी गर्मी का रहेगा असर। 10 से 12 जून तक राज्य में प्रवेश करेगा मानसून। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश निवेशक शिखर सम्मेलन के परिवर्तन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान श्री मोदी 80,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 1,406 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड स्तर पर इस निवेश से रोजगार के बेहतर अवसर उत्पन्न होंगे। साथियों, यूपी में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से संबंधित समझौते यहां हुए हैं। ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाएगा। ये भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी पर बढ़ते विश्वास को दिखाता है। आज के इस आयोजन के लिए मैं यूपी के नौजवानों को विशेष बधाई दूंगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा लाभ यूपी के युवकों को, युवतियों को, हमारे नई पीढ़ी को होने वाला है। साथियों, इस समय हम अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये समय अगले 25 वर्षों के लिए अमृत काल, नए संकल्प का काल, नए लक्ष्यों का काल और नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के परिश्रम की पराकाष्ठा करने का अमृत काल है। परियोजनाओं में कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम, विनिर्माण, अक्षय ऊर्जा, औषध, पर्यटन, रक्षा तथा अंतरिक्ष, हस्तशिल्प और कपड़ा क्षेत्र संबंधी परियोजनाएं शामिल है। समारोह में देश के उद्योग जगत के दिग्गज भी शामिल रहे। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में तीसरा प्रत्याशी नहीं होने के कारण बिना वोटिंग के भाजपा प्रत्याशी आदित्य साहू और झामुमो की महुआ माझी के निर्विरोध रूप से निर्वाचित होने की आज औपचारिक घोषणा होगी। औपचारिक घोषणा के बाद उम्मीदवार आदित्य साहू और महुआ माझी को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जीत का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। धनबाद जिले में पंचायत चुनाव के तहत तीसरे और चौथे चरण के वोटों की गिनती का काम लगभग पूरा हो चुका है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत तीसरे और चौथे चरण में पड़े वोटों की गिनती का काम लगभग पूरा हो चुका है। इन दोनों चरणों में धनबाद के 5 प्रखंडों में मतदान हुआ था, जिसमें निरसा, बलियापुर, ग्यारकुंड व कलियासोल प्रखंड के परिणाम कल शाम तक जारी किए जा चुके हैं। वहीं गोविंदपुर की कुछ पंचायतों के परिणामों की घोषणा आज की जानी है। आज मतगणना का चौथा दिन है और इसके साथ ही पंचायत चुनाव की कवायद समाप्त हो जाएगी। इस बार चुनाव में कई तरह के फेरबदल भी देखने को मिले। लगभग 80% नए चेहरों को मतदाताओं ने इस बार मौका दिया है। इधर मतगणना समाप्त होने से धनबाद शहर के लोगों को राहत मिली है, क्योंकि पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में मतगणना का कार्य चलने के कारण पूरे परिसर की बांस से घेराबंदी कर दी गई थी। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। गोड्डा जिले के सुदूर गांव में सरकारी अनुदानित दर पर बीज का वितरण किया जा रहा है। कई पंचायतों में MTU 7029 प्रजाति का धान बांटा गया। कृषि विभाग के परियोजना उपनिदेशक राकेश कुमार सिंह की उपस्थिति में बीज का वितरण हुआ। उन्होंने किसानों को सरकार की योजना की जानकारी दी। किसानों को बताया गया कि राज्य सरकार के द्वारा इस बार 50% अनुदान पर धान की बीज उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों को इफ्को के एरिया मैनेजर ने नैनो यूरिया की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह नैनो यूरिया के भारत में बनने और उसके उपयोग पर बल दिया है, उसका लाभ आगामी समय में दिखेगा।
तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड TBNL ने ललपनिया स्थित प्लांट की यूनिट 1 से उत्पादन ठप हो गया है। इससे 150 मेगावाट उत्पादन में कमी आई है, जिसके कारण राजधानी रांची समेत राज्यभर में बिजली संकट गहरा गया है और लोड शेडिंग की जा रही है। कई जिलों में हर 1 घंटे में लोड शेडिंग जारी रही। विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक यूनिट 1 में मरम्मत का कार्य होगा, इसलिए फिलहाल बिजली थोड़ी बाधित रहेगी। यूनिट 1 के चालू होते ही बिजली आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। झारखंड में शेल कंपनी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिजनों से जुड़े खनन पट्टा मामले में आज झारखंड उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में दायर याचिका सुनवाई योग्य है और इसकी विस्तृत सुनवाई 10 जून को होगी। वहीं मेंटेनेबिलिटी पर सरकार की ओर से दी गई दलीलों को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। इससे पूर्व उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज विश्व साइकिल दिवस है। पर्यावरण के लिए बेहतर जीवन शैली की अवधारणा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साइकिल की सवारी करते हुए महात्मा गांधी की एक तस्वीर साझा की है। उन्होंने लिखा है, एक स्थायी और स्वस्थ जीवन शैली की प्रेरणा के लिए महात्मा गांधी से बेहतर कौन हो सकता है। इधर युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली आयोजित की। झारखंड में ये कार्यक्रम देवघर मंदिर प्रांगण से शुरू हुआ। वहीं नेहरू युवा केंद्र रांची की ओर से भी 75 साइकिलिस्ट के साथ रैली की शुरुआत मोरहाबादी से की गई। इस रैली का उद्देश्य राष्ट्रीयता तथा भाईचारा के साथ साथ बदलते पर्यावरण के संकट में साइकिल की उपयोगिता को बढ़ावा देना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड में आदिवासियों की जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने वाले CNT और SPT की वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। राजधानी रांची के श्याम प्रसाद सिन्हा ने याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका के इन दोनों कानूनों को रद्द करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि CNT कानून वर्ष 1908 में आदिवासियों और अन्य पिछड़ी जातियों की जमीन के संरक्षण के लिए लाया गया था। उन्होंने कहा कि इन दोनों कानूनों में काफी खामियां हैं। इसके साथ ही दोनों कानून गैर आदिवासियों के लिए ही नहीं बल्कि आदिवासी समुदाय के लिए भी फायदेमंद नहीं है। इन कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है। नगरपालिका क्षेत्र में आदिवासी अपनी जमीन का न तो कृषि उपयोग कर पाते हैं और न ही वे अपनी जमीन को आवश्यकता के अनुसार कीमत पर बेच सकते हैं। ऐसे में उनकी जमीन गैर कानूनी रूप से हस्तांतरित हो रही है। जामताड़ा जिले के उपायुक्त फैजक अहमद मुमताज ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने इस योजना का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने को कहा ताकि इस योजना की जानकारी हो और लोग इसका लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि इस योजना में अधिक से अधिक पात्र लोगों को जोड़ें। बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक 167 योग्य व्यक्तियों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। उपायुक्त ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और लंबित हैं उसकी जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान करें।
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत महिला सशक्तिकरण को समग्र विकास का एक अनिवार्य तत्व बनाया गया है। इस तरह सरकार ने नारी शक्ति के एक नए युग की शुरुआत की है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के अनुसार पिछले 8 वर्षों में महिलाएं देश के नीति निर्धारक और सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक के रूप में सामने आई हैं। हैदराबाद की सुश्री कपार्ती कल्याणी के अनुसार पिछले कुछ वर्षों के दौरान उद्यमशीलता को बल मिला है। उन्हें महिला सशक्तिकरण योजना के तहत ऋण मिला, जिसका उन्होंने अपनी कंपनी की पूंजी के लिए इस्तेमाल किया। तेलंगाना के दूर दराज के क्षेत्र की महमूदा बेगम निर्मल जैसे छोटे उद्यमियों को भी मदद मिली। उन्होंने परिधान व्यवसाय के लिए मामूली ऋण लिया और इससे अप्रत्याशित लाभ कमाया। वहीं स्टैंड अप इंडिया जैसे कार्यक्रमों के तहत विनिर्माण, सेवाओं और कृषि क्षेत्रों में महिला उद्यमियों की वित्तीय बाधाओं को दूर किया गया। बेरोजगार महिलाओं को अपने कौशल में सुधार लाने और अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित किया गया। महिलाओं को आंगनबाड़ी के माध्यम से समाज में परिवर्तन का भागीदार भी बनाया गया। हजारीबाग जिले में अवैध खनन और बालू परिवहन को लेकर कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग, जिला खनन पदाधिकारी अजीत कुमार एवं खनन निरीक्षक सुनील कुमार संयुक्त रूप से कर्रा थाना अंतर्गत लंगर सिमर में संचालित अवैध पत्थर खदान में आज छापेमारी की। घटना स्थल में 2 अवैध पत्थर खदान संचालित पाया गया। मौके पर एक ट्रैक्टर, एक ड्रिल कंप्रेसर समेत कई सामान बरामद किया गया। इस दौरान एक ड्रिल ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। अवैध खनन वाले पत्थर की जियो मैपिंग से आकलन किया गया कि अवैध रूप से पत्थर खनन से सरकार को लाखों रुपयों के राजस्व का नुकसान हुआ है। कोडरमा जिले के डोमचांच और नक्सल साही में संचालित अवैध रूप से क्रशरों को हटाया जा रहा है। आज सुबह से खनन टास्क फोर्स की मौजूदगी में इन क्रशरों को ध्वस्त किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा के डोमचांच और नवल साही में अवैध रूप से संचालित क्रेशर यूनिटों को ध्वस्त किया जा रहा है। यह क्षेत्र पूरी तरह से इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित हो चुका था। बावजूद इसके बड़े पैमाने पर अवैध रूप से क्रेशर यूनिट का संचालन किया जा रहा था। शुक्रवार सुबह से ही जिला खनन पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से तमाम क्रेशर यूनिट को हटाया जा रहा है। नवलसाही थाना क्षेत्र में 50 से ज्यादा क्रेशर यूनिट अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे। इन क्रेशर यूनिटों को तकरीबन 2 साल पहले ही बंद करने का निर्देश जिला प्रशासन की ओर से दिया गया था। इन क्रेशर यूनिटों को हटाने के बाद इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। झारखंड में अगले 4-5 दिनों तक उमस भरी गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण आर्द्रता बनी हुई है। वहीं 4 जून को राज्य के पूर्वी और मध्य भाग में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान जताया गया है। इस दौरान झारखंड के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और वज्रपात भी हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि झारखंड में मानसून के 10 से 12 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अरब सागर से होते हुए मानसून केरल से कर्नाटक पहुंच चुका है। अगले 2 से 3 दिनों में गोवा और मुंबई पहुंचने का अनुमान है। राजधानी रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन कोविड गाइडलाइन के अनुसार होगा। इस दौरान मेला का आयोजन नहीं होगा। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन में किसी प्रकार के मेले की अनुमति नहीं मिली है, इसलिए इस बार भी रथ यात्रा के दौरान मेला नहीं लगेगा, न ही किसी प्रकार की दुकानें लगाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं रथ यात्रा में सीमित संख्या में लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इधर उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी को धुर्वा स्थित जगन्नाथ मंदिर परिसर के आसपास अस्थायी रूप से लगाई गई दुकानों को हटाने का निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश निवेशक शिखर सम्मेलन के परिवर्तन समारोह में हुए शामिल। 80,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। झारखंड में शेल कंपनी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिजनों से जुड़े खनन पट्टा मामले में उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित। झारखंड में आदिवासियों की जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने वाले सीएनटी और एसपीटी कानून में संशोधन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर।
और झारखंड में अगले 3-4 दिनों तक उमस भरी गर्मी का रहेगा असर। 10 से 12 जून तक राज्य में प्रवेश करेगा मानसून। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।